नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक आरोह हिंदी कोर्स ए के काव्य खंड में दी गई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का भावार्थ, सरल, सहज और संक्षिप्त व्याख्या, कविता का भाव एवं शिल्प सौंदर्य तथा इस कविता पर आधारित सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बिहबलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए कविता का भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ देखने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मंजिल का मतलब लक्ष्य, पंथी मतलब यात्री या पथिक, प्रत्याशा कुछ पाने की आशा या उम्मीद, विकल मतलब बेचैन या व्याकुल, शिथिल शिथिल मतलब धीमा या मंद, विह्वलता विह्वलता मतलब व्याकुलता या बेचैनी। कवि बच्चन यहाँ कह रहे हैं कि पथ में कहीं रात ना हो जाए और मंजिल भी दूर नहीं है। ये सोचकर दिन भर का थका हुआ पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है। चूंकि ये कविता जीवन पथिक को संबोधित करते हुए लिखी गई है। मैंने आपको बताया है कि पथ का मतलब जीवन सफर है, पंथी का मतलब जीवन सफर पर चलने वाला पथिक है, रात मतलब मृत्यु है और मंजिल मतलब ईश्वर से प्राप्ति, मंजिल मतलब परमात्मा से मिलने की जगह। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, समय से पहले जीवन समाप्त ना हो जाए, अर्थात जीवन समाप्ति के पहले जीवन पथिक को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। कैसे? जैसे दिन भर का थका हुआ पथिक भी इसलिए जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं रात ना हो जाए और अपनी मंजिल से दूर ना रह जाए, ठीक उसी प्रकार जीवन सफर पर चलने वाले पथिक को भी चाहिए कि वह अपने सफर को जल्दी समाप्त कर ले, समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि रात हो जाए, जीवन का समापन हो जाए। दूसरा बंद है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस उम्मीद में होंगे कि वो आएंगी, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। और जब यह ध्यान आता है किसको? चिड़िया को, तो उसके परों की चंचलता बढ़ जाती है, उसके पंखों की चंचलता बढ़ जाती है। कब ये कह रहा है कि चिड़िया के बच्चे नीड़ों से अर्थात घोंसलों से झांक रहे होंगे और इस उम्मीद में होंगे कि उसकी जो माँ है, उसके पिता हैं चिड़िया, उसके पेरेंट्स आएंगे। और जब ये ध्यान चिड़िया को आता है तो उसके पंखों की गति बढ़ जाती है, उसके परों की चंचलता, पंखों की चंचलता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कवि ने दृश्य बिंब उपस्थित किया है। चिड़िया के घोंसले के माध्यम से मनुष्य के घोंसले, मनुष्य के घरौंदे का चित्र खींचा है, चिड़िया के बच्चे के माध्यम से मनुष्य के बच्चों का चित्र खींचा है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि जिस प्रकार से चिड़िया जब सोचती है कि उसके बच्चे घोंसले में झांक रहे होंगे, उम्मीद लगाए बैठे होंगे, आस लगाए बैठे होंगे, तो उसके पंखों की गति बढ़ जाती है, उसके परों की चंचलता बढ़ जाती है। वो जल्दी से जल्दी अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है, सांझ होने से पहले अपने बसेरे पे पहुंचना चाहती है। उसी प्रकार से जीवन सफर पर चलने वाले जीवन पथिक को भी समय रहते अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए, जो उसने मंजिल अपने जीवन के लिए निर्धारित की है, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया अपने जीवन के लिए, वो
प्राप्त कर लेना चाहिए। अगले बंद में कवि कहता है, थोड़ा विपरीत कल्पना अगले बंद में है, कि अगर कोई मंजिल ही ना हो, जीवन पथिक के साथ ऐसा हो कि उससे ये लगे कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं, उससे मिलने के कोई बेचैन है ही नहीं, मिलन की व्याकुलता जीवन पथिक में नहीं है, तो क्यों चंचल होगा। तो जीवन पथिक कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल नहीं, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं। और ये जो प्रश्न होता है जीवन पथिक के पैरों को शिथिल कर देता है, सुस्त कर देता है और उसके हृदय को विह्वल कर देता है, व्याकुल कर देता है। कवि ये कहना चाहता है कि अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य विहीन जीवन है, तो आपका जीवन उस कटी पतंग की तरह होता है जो कहीं भी गिर जाएगी। लेकिन जब हमारे जीवन का उद्देश्य होता है तो हम जल्दी से उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। जब हमारे मन में अनुभूति होती है, जब हमें सोचते हैं कि जो हमने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है, उसके बाद उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो आनंद होगा, उसकी अनुभूति जो होती है, हमको बेचैन करता है अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हमारे पाँव में शिथिलता हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो आपकी पढ़ने की गति बढ़ जाती है, लेकिन बाकी साल भर आप पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा नज़दीक आने पर पढ़ने की गति बढ़ जाती है, क्योंकि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। वैसे ही हम जीवन सफ़र पर चलने वाले जीवन मुसाफिरों का, जीवन पथिकों का भी यही हाल होता है। जब हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है, हमारे जीवन का मकसद कुछ होता है, तो हम जो है जल्दी से जल्दी अपने सफ़र को पूरा कर लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहते हैं। कैसे, उस चिड़िया की तरह, उस थके हुए पथिक की तरह। लेकिन जब हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होता है तो हम में कोई बेचैनी, कोई व्याकुलता नहीं होती। और सच भी है, उद्देश्य विहीन जीवन, मकसद विहीन जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। मकसद विहीन जिंदगी उस कटी हुई पतंग की तरह है। और उद्देश्य युक्त जीवन, मकसद युक्त जीवन कैसा है, उस रॉकेट की तरह है जो जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। आइए अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम देखते हैं कि कविता ने हमको भावनात्मक स्तर पर कैसे और कहाँ तक प्रभावित किया है। जैसे इस कविता में भावनात्मक सौंदर्य का या भाव सौंदर्य का पहला बिंदु क्या है, यह कविता जीवन यात्री को संबोधित करते हुए कही गई है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और अब तो तुम्हारी मंजिल भी दूर नहीं है, इसलिए शीघ्रता से आगे बढ़ो और लक्ष्य को प्राप्त करो। दूसरा बिंदु है जीवन की क्षणभंगुरता एवं समय की व्यग्रता प्रकट हुई है। मतलब जीवन क्षणभंगुर है, जो पल बीत गया उस पल को हम दोबारा नहीं जी सकते हैं, हम गुजरे हुए पल में नहीं जी सकते हैं, गुजरे हुए पल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। या और सरल शब्दों में कहें तो समय जो हाथ में मुट्ठी में बंधी हुई रेत की तरह जो फिसलता जाता है, समय जो होता है मुट्ठी में बंधी हुई रेत की तरह है जो प्रतिपल कम होता जाता है। व्यग्रता मतलब बेचैनी। तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे इसमें, जो इसमें एक पंक्ति है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो इस पंक्ति की टेक पंक्ति है और यह पाठक के मन में समय की महत्ता स्थापित करने के साथ साथ कार्य जल्दी करने का जज्बा भी पैदा करती है। चौथा बिंदु क्या है, कविता में कवि ने प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। और पांचवा बिंदु यह है, प्रेम की महत्ता स्थापित करते हुए कवि कहना चाहता है कि प्रेम की तरंग ही मानव मन में उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। अब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो मैं भाव सौंदर्य का बिंदु बताया, ये इस कविता के हर बंद पर लागू होता है, पूरी कविता पर। ऐसे ही मैं शिल्प सौंदर्य जो बताऊंगा वो पूरी कविता के तीनों बंद पर लागू होगा। हाँ, किसी पहले, दूसरे या तीसरे बंद में जो कुछ विशेष बिंदु होंगे मैं उनको अलग से बता दूंगा, लेकिन ये 5 पॉइंट्स हैं भाव सौंदर्य के और 5 ही या 6 पॉइंट्स हैं शिल्प सौंदर्य के जो मैं बता रहा हूँ। इनको आप नोट कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में आता है प्रश्न, दी गई कविता का भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का आता है, 3+3 मार्क्स का। आइए हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। फ्लो है लैंग्वेज में, कहने का मतलब सरल है। छंद मुक्त रचना होते हुए भी गेयता का सुंदर समन्वय।
रचना छंद मुक्त है। छंद मुक्त में आप देखते होंगे एक लाइन छोटी है एक बड़ी है। छंद में बंधी हुई रचनाएं बराबर होती हैं और उनका तुक बैठता है, लेकिन इसमें एक पंक्ति छोटी एक बहुत बड़ी, तो छंद मुक्त है। तो छंद मुक्त रचना होते हुए भी गेयता मतलब गाए जाने योग्य है, उसका सुंदर समन्वय है। शब्द चयन भावानुकूल है, मतलब शब्द चयन भावनाओं के अनुकूल है, कोमल वृत्ति है। माधुर्य गुण का सुंदर निर्वाह हुआ है कविता में, और तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय है इस कविता में। ये हो गया इस कविता का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। अब हम इस पंक्ति को इस कविता में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न और बन सकता है। जैसे पहले बंद में एक जगह है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पर कवि ने दृश्य बिंब उपस्थित किया है, मतलब चिड़ियों के बच्चों के माध्यम से, चिड़िया के घोंसले के माध्यम से हमारे मनुष्य के बच्चों का, हमारे मनुष्य के घर का दृश्य उपस्थित करने की कोशिश की है। तो यहाँ एक चित्रात्मक अनुभूति होती है। आइए अब हम तीसरे बंद को देख लेते हैं। तीसरे बंद में पंक्ति है, मैं हूँ किसके हित चंचल। इस पंक्ति में प्रश्नालंकार है। तो ये हो गए पद विशेष से शिल्प सौंदर्य के बिंदु का। सामान्य बिंदु मैंने बता ही दिया है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के 5 बिंदु, आप उनको नोट कर लेंगे। अब हम जो इस कविता से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा कर देता हूँ। पहला प्रश्न है जो आता है अक्सर, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है। ये मैंने आपको बताया भी कौन सा विचार है। आप ये पूरी पंक्ति भी लिख सकते हैं और उसकी व्याख्या कर दें, प्रश्न का उत्तर हो जाएगी कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में भी बोलता है। उत्तर मिल गए कि जीवन पथिक को ये लगता है कि उससे मिलने कोई व्याकुल है ही नहीं, तो किसके लिए चंचल हो। ये जब मन उसके ये विचार जब उसके मन में आता है, ये प्रश्न जब उसके मन में उठता है, तो उसके पाँव को शिथिल कर देता है, सुस्त कर देता है। इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जो है वो ये है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो पूरी कविता का सारांश बताया है, तो आप सारांश लिख सकते हैं। मैंने व्याख्या किया, अगर आपने व्याख्या को सुना होगा तो लिख देंगे, नहीं तो 2 बार व्याख्या सुन लेंगे, प्रतिपाद्य आप स्वयं लिख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और, बेल आइकन को धीरे से दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।